और तुम लोग मुझे फीडबैक दे दोगे भाई कि ये सब कैसे हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई क्या कहते हैं चेंजेस है, कुछ आपको थोड़ा ऑड लगता है, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा नया है, तो अगर आपको लगता है कि कोई फीडबैक है तो आपको मुझे उसको देना चाहिए। क्लास वाले बच्चे क्लास में दे सकते हैं, मैं पूछूंगा ही, और जो अगर कोई देख रहा है इसको तो आइडली वो मुझे कमेंट पे फीडबैक दे सकता है। आपका फीडबैक में आइडली पॉजिटिवली ही रहेंगे और देखेंगे कि मेरे बस में होगा तो उन फीडबैक को फॉलो अप करेंगे। चलो इस एंड पे हम चैप्टर को एंड। देखो मैं थोड़ा सा अगर याद दिला दूं तुम लोगों को, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम ऑलरेडी दो टाइप कवर कर चुके हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में भी 3 तरह का डिकम्पोजिशन पढ़ा था, हीट की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से भी होता है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने खुद से भी देखा होगा। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन के टाइप नंबर 3 पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन से जाते हैं एक बार, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। लिखता है दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनना, कह रहा है एक ऐसा रिएक्शन जहां एक एलिमेंट, सुनना, एक एलिमेंट जगह ले लेता है किसकी, दूसरे एलिमेंट की, किसमें, किसी कंपाउंड में। कंपाउंड 2 एलिमेंट के मिलकर बनता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कह रहे हैं, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां एक एलिमेंट पहले से 2 एलिमेंट का जो कंपाउंड है उसमें क्या कर रहा है, उस कंपाउंड में से एक को हटाता है और उसकी जगह ले लेता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कुछ ऐसे समझाऊं, देखो जैसे श्रेष्ठ और यश नेगी की जोड़ी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो दोनों क्या है, एक कंपाउंड है, दोनों क्या है, कंपाउंड, दैट इज श्रेष्ठ और यश। ठीक है, अच्छा ये किसका कंपाउंड हो गया, 2 एलिमेंट का, और फिलहाल हमारे वो एलिमेंट कौन है, श्रेष्ठ और यश, वो 2 कंपाउंड है, 2 एलिमेंट उनका कंपाउंड है। अच्छा हमारी क्लास का सबसे तेज बच्चा कौन है, बताओ कौन अपना वो तेज मानता है, मैं हार्दिक को ले लेता हूं। ठीक है, इसको गलत सेंस में लेना, केमिकली आप रिएक्टिव हैं, आप तेज का मतलब है आप केमिकली ज्यादा रिएक्टिव, आप केमिकली, वैसे ये आ गया, आओ मेरे बच्चा, अगर तू पहले आ जाता, ये सब ड्रामे नहीं कर मेरे बच्चा, ये तो अपनी, आप आगे बैठेंगे बेटा, आगे बैठेंगे, आप आगे अच्छे लगते हैं, है ना। चलो तो हम एग्जांपल दे रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, अब थोड़ा समझाना चाह रहा था, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक एलिमेंट, और थोड़ा क्लियरिटी दो, वो एलिमेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। वो क्या कर रहा है, पहले से मौजूद 2 एलिमेंट के कंपाउंड में से क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को हटा देता है और उसकी जगह लेके जो बचा उसके साथ कंपाउंड बना लेता है। जैसे उदाहरण दे रहे थे, मैंने कहा यश और श्रेष्ठ की एक अच्छी दोस्ती है कि नहीं, तो ये कंपाउंड हो गया किसका, यश और श्रेष्ठ का। अब हमारे क्लास में सच में एक तेज बच्चा आया, है ना, तो हार्दिक तुमको थोड़ा सा, चलो हार्दिक लेंगे, नाराज नहीं करेंगे, ये कहीं और भी काम आएगा ना, किसी और रिएक्शन में काम आएगा। तो हार्दिक की बात करते हैं, तो हार्दिक वो एलिमेंट है। अब क्या हुआ, इस क्लास में नया बच्चा हार्दिक आया, भाइयों की दोनों की दोस्ती पहले से थी, तो ये कंपाउंड श्रेष्ठ और यश का। अब हार्दिक बीइंग अ तेज बच्चा, तेज बच्चे का मतलब है एलिमेंट के संदर्भ में तेज बच्चा है, बोले तो क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल। अब क्या करता है, यहां मुझे लगता है हमारा यश थोड़ा सा सीधा है, दैट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, पॉजिटिव में लेना इसको, कोई ऐसा वो नहीं है, तेज और क्या होता है, बच्चा सब बच्चा हमारा एक जैसा है। ठीक है, अच्छा अब हार्दिक क्या करता है, कुछ दिन हम देखते हैं, पता लगा हार्दिक ने इस बॉन्ड में से, दोस्ती में से यश को हटा दिया। अब हमें हार्दिक और श्रेष्ठ साथ में दिख रहे हैं, एक्चुअल में हार्दिक ने क्या किया, उसने इस कंपाउंड में से हमारा एलिमेंट यश को क्या किया, हटाया, और क्या करेगा भाई, खुद का कंपाउंड बना लेगा, किसके साथ, श्रेष्ठ के साथ। अब ये ऐसा हो जाएगा, अब श्रेष्ठ और हार्दिक का कंपाउंड हुआ और यश तो यहां से गया, वो यहां से डिस्प्लेस हो गया।
समझ आया? दोस्ती में भी ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले से कुछ दोस्तियाँ होती हैं, फिर कुछ लोग नए आ जाते हैं और क्या होता है, वो पुरानी दोस्ती में से किसी एक को हटा देते हैं, और हटता वही है जो वहाँ वीक होता है, और हटाता वही है जो तेज होता है कि नहीं? एंड दैट इज, ऐसा भी समझ सकते हो आप किसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव मेटल, थोड़ा चेंज करेंगे ना, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। तो कंपाउंड भी एलिमेंट है, बाहर से एक एलिमेंट आया, अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कंपाउंड में जो उससे लेस रिएक्टिव होगा उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और खुद अपना नया कंपाउंड या सॉल्ट उसके साथ बना लेगा, और जो वहाँ से अलग हुआ वो अलग ही रहेगा, उसको जब तक कोई साथी नहीं मिलेगा वो तब तक अलग ही रहेगा। समझ आया? दैट इज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे लगता है समझ आया होगा। हार्दिक भाई आपको समझ आया? तेरे तो समझ आया होगा। तो यहाँ प्राइम किरदार था, जैसे एक रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखी, मैंने आई थिंक थ्योरेटिकली डिफाइन किया, मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश करी। अब बच्चा यहाँ देखिए एक रिएक्शन लिखी है मैंने, कॉपर सल्फेट, एक कंपाउंड है किसका, कॉपर मेटल और सल्फेट जो कि एक नॉन मेटल है। अब इसके साथ मैंने ऐड किया जिंक, एक मेटल। अब यहाँ जरा ध्यान देना, अगर रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी, मैंने आगे डाली हुई है, मैं दिखाऊंगा। जिंक जो है वो इस कंपाउंड में मौजूद कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक को मिलाया या ऐड किया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक बीइंग हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, इस कंपाउंड दैट इज कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट में से जो लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, है कि नहीं, और खुद का सॉल्ट बना लेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो गया, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ ना तो बोला करो अच्छा, ठीक है। हाँ तुम्हारा हाँ मेरे लिए बहुत जरूरी है भाई, तुम हाँ नहीं बोलेगा मतलब तो ना है हाँ नहीं बोलेगा तो उसको नाम ही लिया जाएगा ना कि नहीं समझ आया बच्चे को, है ना। चलो थोड़ा अपने अंदाज में ले सकते हैं कि थोड़ा इलोबरेट करते हैं। आई थिंक थोड़ा हम आ गए अपने पेज पे, तो हम थोड़ा रिएक्शन कैसे हो रही है इसकी बातें भी करेंगे। देखो कैसे हो रहा है, कॉपर सल्फेट आप खुद जाते कैसे बना होगा, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है ना, तो भाई ने कॉपर का आयन बनाएगा Cu2+, और सल्फेट की वैलेंसी होती है SO4 2-, याद है ना। हम वैलेंसी को कहाँ ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं। जानते हैं वैलेंसी इंटरचेंज होती है, क्या होती है वैलेंसी, 9th आपको याद होगी, क्या बनेगा Cu2 SO4 2, बट आप जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो कहता है जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो कंबाइन होंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर में। जब दो का रेशियो करूंगा तो क्या है, दैट इज 1:1, तो वो रेशियो तो एक कॉपर और एक सल्फेट भी पालेगा। इसलिए इसको हम लोग, कुछ लोग ऐसे पढ़ते कट गया, कटा नहीं, डाल्टन ने कुछ कहा था कि जब भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में कंबाइन होंगे। तो 2 कॉपर 2 सल्फेट का रेशियो भी क्या है, 1:1 का ही है, तो एक कॉपर एक सल्फेट जाके बनाएगा वो रेशियो, है कि नहीं, इसीलिए वो कटता है। तो ये थोड़ा समझा पाया हूँ कॉपर सल्फेट खुद कैसे बना होगा पहले। अब वो तो समझाना नहीं था, समझाना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट आई थिंक बात कर सकते हैं बच्चा। अब यहाँ जिंक आया, जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है, कुछ वैलेंसी याद कर लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, जब जिंक यहाँ आया, बीइंग हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस किया। अब जब डिस्प्लेस किया तो ये रिएक्शन टूटी, ये कंपाउंड टूटा, कॉपर टूटा Cu2+ में, जिंक टूटा SO4 2- में, सल्फेट टूटा SO4 2- में, कॉपर Cu2+, और जिंक बनाता है Zn, है कि नहीं। अब जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाया मतलब सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और बनाया क्या, जिंक सल्फेट। पता ना कैसे बना, जिंक की वैलेंसी 2+2, सल्फेट की वैलेंसी SO4-2, इंटरचेंज हुआ, क्या आएगा Zn2 ब्रैकेट में SO4 2, बट आप जानते हो 2 से 2 कट जाएगा, ऐसा बोल देता हूं मैं भी, बट मैंने समझाया ऐसे कटना वटना नहीं है। क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और यहां से जो कॉपर हटा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो क्या कंपाउंड से अलग हो गया। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। क्या था बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आई थिंक उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया होऊंगा और तुम समझ पाए होंगे। रेवा, भव्या, मेरा दोस्त जतीन, बैग तो उतार मेरे भाई, इतनी क्या टेंशन है जवाने में, तुझे क्यों है टेंशन इतनी,
क्यों टेंशन है? हाँ अब अच्छा लग रहा है ना, रिलैक्स करके बैठने का ना। अच्छा एक रिएक्शन और देखो बेटा, एक रिएक्शन और देखो। अगेन फिर से मैंने कंपाउंड लिया, किसका? कॉपर सल्फेट। अब थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ, समझा चुका हूँ। जब रिएक्ट करा एक मेटल मैग्नीशियम के साथ, रिएक्टिविटी से आगे मिलेगी, आप याद रखना, उसको याद कर लेना। मैग्नीशियम यहाँ क्या है, इस कंपाउंड कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आपको मेटल दिख रहा है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विच इज पार्ट ऑफ अ कंपाउंड कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाया भाई ने? मैग्नीशियम सल्फाइड, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी। मैग्नीशियम की वैलेंसी सबको पता होगी +2। एटॉमिक नंबर कितना होता था? 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक एलिमेंट का एटम। स्टेबिलिटी पाने के लिए कितने एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, दैट इज इट्स वैलेंसी। चलो वैलेंसी कितनी है इसकी? +2। अब यहां देखो सल्फेट की वैलेंसी SO4, वैलेंसी 2- होती है, क्या हुआ? Mg2SO, है ना, फिर वही कहानी। तो क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट बना, और साथ में मेरे बच्चा जो कॉपर वहां पर लेस रिएक्टिव था वो क्या करेगा? वो वहां से डिस्प्लेस हो गया, समझ आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक हाईली रिएक्टिव मेटल कंपाउंड में से उससे जो लेस रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस करता है और अपना खुद का नया कंपाउंड बनाता है, और एक एलिमेंट जो लेस था वो कंपाउंड से अलग होके डिस्प्लेस हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, फिर एग्जांपल दिया यहां पर, यहां देखो। अब अगेन जो कंपाउंड है दैट इज सॉल्ट कॉपर सल्फेट, आपको दिख रहा होगा कॉपर इज मेटल एंड सल्फेट क्या है? नॉन मेटल। अब इसमें हमने ऐड किया Fe दैट इज आयरन। अब आयरन अगेन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप जानते हैं क्या करेगा? इस कंपाउंड में से इस लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद का कंपाउंड बनाएगा, किसके साथ? सल्फेट के साथ। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। क्या बना? आयरन सल्फेट FeSO4। अच्छा देखो, किसी को आयरन की अगर वैलेंसी याद नहीं थी तो देखो, कोई ऐसा नहीं कि अलग से याद करनी पड़ेगी, आप रिएक्शन देख रहे हो ना, वहीं से रट्टा लगाओ। रट्टा मतलब वहां से समझो, रट्टा लगाना इस गलत वर्ड, वहां से समझो, खुद देखो। FeSO4 कैसे बना होगा? आयरन और सल्फेट के मिलने से। सल्फेट की वैलेंसी तो जानते थे ना। अब तुमको सोचो, अगर उसने बुक में कंपाउंड का फॉर्मूला FeSO4 लिखा, तो आप खुद सोचो कि इसके वजह से 2 इसको गया होगा। अगर मुझे नहीं मालूम था इसकी वैलेंसी X मान लेता, तो क्या हुआ? SO4 यहाँ X आया होगा। अब थोड़ा अंदाजा लगाओ, वहाँ 2 नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये भी 2 ही रहा होगा। ये मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने बुक में इतनी रिएक्शंस हैं, है ना, वहाँ नए नए एलिमेंट आते हैं। सपोज एज्यूम करते हैं किसी को Fe नहीं पता था, तो वहाँ लिखा है ना आयरन, तो तूने अलग से एक चार्ट बना के तू फॉर्मूले लिख रहा है, वैलेंसी कर रहा है, क्या बकवासबाजी कर रहा है, टाइम बर्बाद। ऐसे कभी याद नहीं होगा। तू थ्योरी पढ़, थ्योरी के साथ जो रिएक्शन आ रही है उनको ऑब्जर्व करके पढ़। जैसे अगर आयरन का फॉर्मूला नहीं पता था तो वहाँ बुक में आयरन के नीचे Fe के नीचे आयरन लिखा है ना, ले, जब तू बार बार रिएक्शन में उसको देखेगा Fe इज आयरन तो याद हो जाएगा। तुझे आयरन की वैलेंसी याद नहीं थी, बट तूने भी सल्फेट का वैलेंसी कहीं और से सीखा हुआ था, या 9th में पता था सल्फेट की वैलेंसी SO4 2- बोलते थे, तो वहाँ से तूने अंदाज़ा लगा दिया कि आयरन की क्या होगी, है कि नहीं। जैसे कोई बच्चा मुझे कॉपर की नहीं पता थी, तो मेरे भाई तू वो काम यहाँ भी कर सकता है। तो मेरा ऐसे याद की जाती है वैलेंसी। आपको सबकी वैलेंसी नहीं याद रखनी है, आपके सिलेबस में जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं एलिमेंट, उनके सिंबल और उनके वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो वो तो आपके पूरे केमिस्ट्री में वो सारी रिएक्शन है ही, तो वहाँ से देख के याद करो, है कि नहीं। और जब ऐसे देखेगा रिएक्शन को तो हर बार वो रिवाइज होगा, अपने आप रिवाइज होगा, कोई पर्चा बनाने की जरूरत है ही नहीं। पर्चा बना के क्या याद कर रहा है, भूल जाएगा दिमाग से, समझे। तो ये मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि इस तरह से वैलेंसी याद किया करो, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आई थिंक मैं फिर ये समझा पाया हूँगा। एंड यहाँ से क्या हुआ बेटा, कॉपर जो भैया यहाँ वीक थे या लेस रिएक्टिव थे, वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गए, अलग हो गए, है ना।
अच्छा Cu2 क्यों नहीं बनता होगा? क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके ही कंपाउंड बनाएगा, है ना। और दोनों ही Cu2 का मतलब दो कॉपर के एटम कैसे बनाएंगे, दोनों को ही लूज करना है, शेयरिंग करता नहीं, इसलिए कभी भी मेटल डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। नॉन मेटल बना लेते ना O2 N2, क्योंकि नॉन मेटल का एटम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सब बातें पता है, आई थिंक 9 से पढ़ाया आप लोगों को। चलिए अब यहाँ आ जाओ बच्चा। तो ये पिक्चर मैंने बनाई सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए नहीं, वो तो मैं ऐसे भी समझा सकता था। रीज़न है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको डालने के लिए, डालने का पर्पज़ है कि आपको याद रहे कि भैया कुछ पढ़ाया था, ऐसे कुछ वहाँ स्लाइड्स पे नीला हरा लगाया था। अब देखो रिएक्शन फेमस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट रिएक्शन कुछ बातें भी करती है। यहाँ जो कॉपर सल्फेट है, देखो एक्वा, अब समझ रहे इनको, खनक समझ रहे, कॉपर सल्फेट एक्वा मतलब कॉपर सल्फेट किस में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है। नीचे में देखो कलर लिखा है, आपको याद होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू, और वो भी तब जब वाटर के साथ हो, सूखा होगा तो सफ़ेद होगा, सूखा होगा तो सफ़ेद होगा। दैट इज कॉपर सल्फेट एक्वा का मतलब है, एक्चुअल में ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या है अभी यहाँ पर, ये पानी के साथ है, दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, दैट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। आएगा एसिड बेस चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसके वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। आप उसको हीट करेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन उड़ जाएंगे, ये पाउडरिश हो जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जानकारी एडअप कर रहा हूँ, बाकी ये आएगा जहाँ आना है, बट आई थिंक इतना छोटी छोटी बातें आपको बता सकते हैं साथ साथ। ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो आएगा वो सब बातें भी जब हम क्रिस्टलाइन क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट याद रखना ब्लू सॉल्यूशन है, उसमें जब आयरन डाला, ऑब्वियसली बात है कील हमने वहाँ डाल दी। ठीक है, दैट इज आयरन। आयरन सब जानते हैं ग्रे कलर का होता है। रिएक्शन आप जान रहे क्यों हो रही है, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव कॉपर था उसको डिस्प्लेस करता है। अब देखो एक नया सब्सटेंस बना आयरन सल्फेट। अब जो नया सब्सटेंस आयरन सल्फेट बनता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश। याद रखना, अगर कभी उसने कहा कि कॉपर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसमें आयरन डाला और एक ग्रीनिश सॉल्यूशन सब्सटेंस बन रहा है, तो आपको याद आना चाहिए आपने कहाँ पढ़ा था अपने सिलेबस में। कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, उसमें जब ग्रे कलर का सब्सटेंस आयरन डाल रहे हैं तो एक ग्रीनिश सॉल्यूशन बनता है। पूछ सकता है वो ग्रीनिश सॉल्यूशन क्या है, उसमें वो कर देगा उसको एक्स। ओके, बताओ वो ग्रीनिश सॉल्यूशन एक्स क्या है, आप बताएंगे क्या है, वो आयरन सल्फेट है। क्या है, आयरन सल्फेट है। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा। एक्चुअल रिएक्शन है कि ऐसे कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं, आप कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद उसके ऊपर आयरन की जो नेल है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का डिपॉजिट जमा हो जाएगा। जो ग्रीन कलर का डिपॉजिट आयरन नेल के ऊपर कलेक्ट हुआ वो एक्चुअल में आयरन सल्फेट है। क्या है वो, आयरन सल्फेट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर वो डाला है, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, विजिबल होगा सबको, है ना। इससे बड़ा तो जरूरत होगी नहीं, मुझे लगता है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, क्या पता। ठीक है, ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, याद कर लेना। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन बीच में डाला है, बट कार्बन नॉट अ मेटल। बट अगर रिएक्टिविटी में देखोगे तो कार्बन नॉन मेटल जरूर है, बट कुछ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिव होता है। याद रखना, जब कार्बन कंपाउंड या मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ाएंगे, कार्बन रिडक्शन मेथड बचा होता है, कार्बन कैसे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि कार्बन भी तो भले ही नो मेटल नहीं है, बट बेटा कार्बन नॉन मेटल होगा, बट अगर किसी से हाईली रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर नहीं भी हो, कार्बन नहीं भी हो तो चलता, बट डाल दिया तो समझो कार्बन एक नॉन मेटल है, बट स्टिल कई मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कोई पैमाना सुना है कि मेटल ही रिएक्टिव होंगे और नॉन मेटल क्या है, वो भी तो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बट फिलहाल मेटल पे मेरा फोकस था। तो सबसे रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ रेफरेंस के लिए डाला जाता है, क्योंकि आप फिर जान रहे अगेन नॉन मेटल है। ठीक है, रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, और मैं हाईली भी नहीं बोलूँगा, जो थोड़ा ऊपर है वो मॉडरेट है, और जो बहुत ऊपर है टॉप पे वो हाईली रिएक्टिव है। या कहूँ कि हाइड्रोजन से जब ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। क्या करेगी, बढ़ेगी। और हाइड्रोजन से जो नीचे आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो
लेस रिएक्टिव है, लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और ये मुझे लगता है यहाँ रिपीट हो गया, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, इसको आप यहाँ तक देख सकते हैं। जानते हो ना गोल्ड से भी ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है क्या? प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम। इसको रख दो शिवानी। क्या होता है? प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि नहीं तो तुम तो किसी से किसी को डिस्प्लेस कर देगा। आपको ये याद होगा तो आपको पता रहेगा ना कि किसको डिस्प्लेस करना है। जैसे देखो अभी तक बेचारा कॉपर सबसे शहीद हो रहा था, हर कोई उसको डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहां जरा देखो, अब कंपाउंड किसका है? सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्ट किया? कॉपर के साथ। अब यहां देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ये रहा और सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है, तो कॉपर क्या हो गया यहां पर? हाईली रिएक्टिव हो गया। और अब कॉपर क्या करेगा? इस कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट में से उससे लेस रिएक्टिव सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और खुद कंपाउंड बनाया किसके साथ? नाइट्रेट के साथ। किसके साथ? नाइट्रेट के साथ। और ये बना कॉपर नाइट्रेट। क्या बना? कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर जब नाइट्रेट बना तो आपको नाइट्रेट का वैलेंसी भी याद हो गया होगा, क्योंकि आपको कॉपर की वैलेंसी कई बार बता दी, +2 होती है। अब तुमको सोचो कॉपर नाइट्रेट कैसे बना होगा, तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई रटना नहीं होता है। आप जैसे जैसे रिएक्शन देख रहे हैं आपको वहां से कई नए कंपाउंड पता लगेंगे, उनके सिंबल पता लगेंगे, उनकी वैलेंसी आप गैस कर सकते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट कैसे बना होगा? तो कॉपर की वैलेंसी तो +2 ही आई होगी, वो तुम्हें जानकारी में है। अब नीचे नाइट्रेट की वैलेंसी आई होगी, अगर तुझे नहीं पता तो कुछ समय के लिए तू Y मान ले। क्या हुआ? CuY और ये 2 इसके नीचे आया होगा, ये 2 इसके नीचे आया होगा। अब यहां देखो ये 2 इसके नीचे आया, अब उससे कंपेयर करो, वो 2 तो वहां है, तो यहां क्या दिख रहा है? 1। मतलब ये Y क्या था? 1 था। ये Y क्या था? 1 था। और ये Y क्या था? नाइट्रेट की वैलेंसी। अब तो अपने नोट्स में कहीं डाल दे कि नाइट्रेट ऐसे याद कर ले, NO3-। ठीक है, ऐसे याद करना होता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा हिंट है तुम लोगों के लिए। अगर किसी को लग रहा है यार पूरी केमिस्ट्री में बहुत आफत मचेगी, क्यों वैलेंसी कैसे याद करूंगा, कोई पर्चा नहीं बनाना है। बट जब तू इतनी वैलेंसी पढ़ता है तो भाई देख के पढ़ना। जब इतनी रिएक्शन पढ़ता है तो उसको देख के पढ़, है ना। रिएक्शन सीखते सीखते उनको याद करते, उनको समझते समझते, ले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते समझते तूने आज जाना कि नाइट्रेट NO3 होता है, और यहीं पे तूने क्या करा? उसकी वैलेंसी भी जानी। तो कोई अलग से इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है, पूरे साल भर केमिस्ट्री पढ़ोगे, 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के सिर्फ, पता नहीं कितनी बार रिवाइज करोगे। तो हर बार जब करते हो तो ऐसे करो, नहीं ऐसे याद हो जाएगा। तो आई थिंक ये रिएक्शन कैसे समझ आया होगा। और सिल्वर भैया क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, और जहां देखो जो कॉपर नाइट्रेट बना है, अगेन वो ब्लू सॉल्यूशन। क्या है? ब्लू सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट कैसा था? कलरलेस। कॉपर आप सब जानते हैं रेडिश ब्राउन होता है, सबने घर में देखा होगा, तांबे के कुछ मंदिरों में हमारे बर्तन होते हैं, कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और दे रखे बेटा, मुझे लगता है आप उससे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है सोडियम, देखो ना पोटेशियम के बाद दूसरा हाईली रिएक्टिव है, क्या करेगा? वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन अगर समझ नहीं आ रही तो देखो मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे। एक्चुअल में यहाँ रिएक्शन चल रही है मेटल का वाटर के साथ। अब जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, याद करेंगे, वह पता पढ़ाएगा कि जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल भी कौन सा? हाईली रिएक्टिव मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अपना हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो वही मेरा रिएक्शन अगर याद नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, आपको ये रिएक्शन मिलेंगे आगे भी, और वहाँ इनका एक्सप्लेनेशन आ रहा होगा कि भाई क्यों सोडियम वाटर के साथ मिलके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। मेटल की प्रॉपर्टी है कि बना मेटल, मेटल भी कौन सा? हाईली रिएक्टिव मेटल। केमिस्ट्री है, थोड़ा एक्सेप्शंस रहते हैं। एक हाईली रिएक्टिव मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अपना हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है। वो तो चलो हम पढ़ेंगे रिएक्शन कैसे हुई, बट अगर टाइप देखें अभी फिलहाल, अभी तो फिलहाल हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, उसका टाइप पकड़ो तो टाइप क्या दिख रहा है? साफ दिख रहा है कि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होकर हाइड्रोजन गैस बनाया है। तो क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे सवाल भी पेपर बनते हैं जहाँ वो क्या करेगा?
आपको एक रिएक्शन दिखेगा और कहेगा बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए अगला एक और देखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लोरीन रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडीन के साथ, थोड़ा मैं रुकूंगा, देखो फिर सीख सकते हो। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, और इससे क्या समझ आया, आयोडीन का फॉर्मूला आई है। अच्छा आप लोग बेहतर रहेगा आई थोड़ा ऐसे बनाइएगा, है ना। आयोडीन का फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं, सिंबल आई है, और भाई की वैलेंसी 1 है। कैसे? तुमने तो इससे पहले आयोडीन का कहीं पढ़ा भी नहीं था, वैलेंसी कहाँ से सीखी? मैंने देखा ना, पोटेशियम आयोडीन को क्या लिख रहा है भाई, पोटेशियम आयोडीन को, थोड़ा छोटा कर दो इसको, मुझे थोड़ा जगह भी मिलेगी ना। पोटेशियम आयोडीन कैसे बना होगा, पोटेशियम और आयोडीन आपस में रिएक्ट किए होंगे। अब जो पोटेशियम है उसकी वैलेंसी सब जानते हैं 1 होती है। अब सोच कि इसकी वैलेंसी नहीं पता थी तो y थी, तो होना क्या था, पोटेशियम के नीचे I की वैलेंसी आनी थी, और I के नीचे किसकी वैलेंसी, पोटेशियम की जो 1 है। अब तुझे क्या कहते हैं, I के नीचे तो पोटेशियम की वैलेंसी दिख रही है, तो ये y क्या है, ये भी 1 ही होगा। तो ऐसे याद कर लेना वैलेंसी, ठीक है। तो हम चैप्टर जरूर पढ़ा रहे हैं, बट आइडली ये सब बातें इन बिटवीन ही होगी, मैं कोई अलग से तो सब कोई क्लास होगा नहीं, है ना। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ बीच में, आपको भी ऐसी जब रिएक्शंस पढ़ रहे हो पूरे चैप्टर, चाहे वो किसी भी चैप्टर की है, आपको इस तरह से देखना है। अगर वहाँ कोई नया नाम आ गया तो मतलब आप नहीं जानते, देखो फिर उसका क्या सिंबल है, और इस तरह से गैस करो कि फिर उसकी क्या वैलेंसी है, क्या पता आपको कहीं उसकी ज़रूरत पड़ जाए, है कि नहीं। तो आप छोड़ कुछ भी सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते भाई, एक समझदार बच्चा कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है। और इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार लिखा, आपके लिए ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, ठीक है। बाकी आपके बुक में मिल जाएगा। इतने समझदार तो होंगे, 2 बार तो नहीं हो सकता, है ना। चलो एक लास्ट देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन चल रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। क्या बन रहा है, देखो अब देख लो, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या बनाया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, है ना। आता ना कैसे बनेगा ये, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, इंटरचेंज हो जाएगा Mg2O2, बट 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं वीडियो में समझाया, ऐसे कटता नहीं, ठीक है। जो चीज़ है नहीं मैं क्यों बोलूँ, और कॉपर भैया यहाँ से आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसको खुद से सोचें और समझें। समझाना है क्या बच्चा, आयरन सल्फेट में रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम। अब रिएक्टिविटी से देखो कि एल्यूमिनियम कहाँ है, आयरन से ऊपर है, तो आयरन क्या है, सॉरी एल्यूमिनियम क्या है, आयरन से ऊपर, तो एल्यूमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ कंपाउंड आयरन सल्फेट में से एलिमेंट आयरन को डिस्प्लेस करेगा और खुद का कंपाउंड बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसी को अगर डाउट है कि Al2O3 कैसे बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मेरे भाई एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, 283 कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको पता होगा -2, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होते हैं। क्या होगा, ये 2 एल्यूमिनियम के पास, ये 3 ऑक्सीजन के पास, Al2O3। तो तुम समझ लो रिएक्शन लिखना आना चाहिए। 9th में बोलते थे ना, लाइन के लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ाए थे, है ना, केमिकल फार्मूला कैसे शेयरिंग होता है, कभी कोवेलेंट बनाता है, कोई आयनिक बनाता है। क्यों मैंने कहा था कि वो 2 चैप्टर पढ़ो, पूरा 10th का केमिस्ट्री इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, तो हर जगह फार्मूला बनाना पड़ेगा, है ना। बच्चा कई बार बच्चा टीचर पर टच नहीं करता, उसको लगता है हवा मार रहा है, या है ना, या खाली ऐसे क्रिएट कर रहा है। पर तुमने 10वीं का सिलेबस नहीं देखा था ना, आप तो 9th में ही थे, तो आपने तो 9th की किताबें ही पलटी। तुम जो पढ़ा रहा है उसने 9th की किताबें पलटी, वो उस पीरियड में 10th का बैच भी ले रहा है और पता नहीं कब से ले रहा है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मान लेना चाहिए, है ना। ऐसी वाली टीचर की बात थोड़ी सी मान लेनी चाहिए, और मान के फॉलो करने से थोड़ा सा फ़ायदा होता है ना। तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा टीचर का। हाँ बेटा, आयरन ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा, आयरन को, यानी रस्ट को एल्यूमिनियम से ठीक कर सकते हैं हम इस तरह। रस्ट ही होता है ना आयरन ऑक्साइड। हाँ तो रस्ट, हाँ उस सेंस से तुम अगर सोच रहे हो, और वहाँ से ये मैं रस्ट को ठीक करने की बात नहीं कहूँ, मैं कहूँगा वहाँ से आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि तुझे क्या लगता है, नेचर में भी तो आयरन इसी फॉर्म में मिलता है। आप उसको रस्टिंग देख रहे हो ठीक है, बट जब नेचर में आयरन निकलता है तो वो भी तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है। तो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकता है कि आयरन का एक्सट्रैक्शन में भी ये रिएक्शन इस्तेमाल की जा सकती है
है कि नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता भी होता है तो ठीक है, उसका रिडक्शन या उसको डिस्प्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मैं तेरा विचार उस तरह समझ रहा हूँ, बट मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि नेचर में जो आयरन निकलता है वो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में भी निकलता है, तो इस तरह से आयरन का एक्सट्रैक्शन भी कराया जाता है कि नहीं। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया होऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और अपना कंपाउंड बनाता है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट देखो इतना बोलने से नहीं होता, मेरा बार बार कंसर्न वही है कि मैंने ये बोला, तुमने इतना समझा, क्या आप समझ सीख गए? इतनी सारी रिएक्शन है, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ इन डेप्थ बातें हैं वो आपको समझनी है ना। फिर तूने ये पकड़ लिया कि एल्यूमिनियम इसको हटा देगा, तो फिर तो कंपाउंड बनाना भी तो आना चाहिए मेरे भाई। आगे लिखेगा क्या? तुझे पता जरूर है कि एल्यूमिनियम आयरन को हटा देगा और हटा के एल्यूमिनियम अपना खुद का ऑक्साइड बनाएगा, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? और तुम कहोगे अगर तुमको इसकी दिक्कत है तो हम एक क्लास वो भी लेंगे जहाँ हम सिखा देंगे थोड़ा 9th का कि भाई हाँ कैसे क्या कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब आया चौथा टाइप, किसका? केमिकल रिएक्शन की जो फोर्थ टाइप है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन जाते हैं, डेफिनेशन बड़ी ऑड है, मतलब जो हो रहा है उससे उसका फीलिंग नहीं आता है, बट फिर भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ कि डेफिनेशन सही तो है। उसने कहा दोज रिएक्शन, वह रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, सुनना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन। कैसे? आपस में आयंस के अदला बदली से, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? टू न्यू कंपाउंड, फिर से दो नए कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होगी, वो तो समझ आएगी, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे? एक दूसरे के साथ आयंस के एक्सचेंज करके, और ऐसा करने से क्या कर रहे हैं? फिर दो नए कंपाउंड बना रहे हैं। मैं उस बात को समझाता हूँ कि कैसे आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना। वो हो सकता है डेफिनेशन की बात पकड़ में नहीं आ रही। देखो एक सब्सटेंस है यहाँ पर, या मैं कोई दूसरा रिएक्शन ले लूँ जो तुम्हारे लिए, चलो ये देखो, ये उसी का एग्जाम्पल है, ये उसी का एग्जाम्पल है, मैं यहाँ लिख दूँ उसको। एक रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बना रहा है एक कंपाउंड NaCl और साथ में बना रहा है एक कंपाउंड H2O दैट इज वाटर। अब देखो ये है एक्चुअल में एग्जांपल किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पहला मेरा काम तो ये है कि जब उसने थ्योरी बोली वो मैं दिखाऊं कि हाँ ऐसा है। देखो अब ये दो जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करे तो दो नए कंपाउंड तो बने हैं, बट आई थिंक बीच में क्या बोला था? दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं कैसे? आयंस के एक्सचेंज से, और तब बनाते हैं दो नए कंपाउंड। देखो कैसे आयन का एक्सचेंज हुआ। देखो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, अच्छा एक डेफिनेशन और डालूंगा केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस भी तो है जहां पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। देखो देखने वाला एक बंदा केमिकल रिएक्शन को कुछ ऐसे भी देख सकता है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। अगर ये बॉन्ड इनका टूटेगा ही नहीं तो आगे क्या नया बनाएगा? यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन टूटेगा नहीं तो आगे किसी के साथ क्या बनाएगा? आई थिंक ये भी एक इंटरप्रिटेशन है केमिकल रिएक्शन का कि केमिकल रिएक्शन कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा रिएक्शन जहाँ जो सब्सटेंस ऑलरेडी पहले से उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और फिर कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, तभी तो नए कंपाउंड या नया सब्सटेंस बनता है। अब देखो क्या हो रहा है, तो रिएक्ट करने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपना बॉन्ड टूटना पड़ेगा। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो सोडियम बनाएगा सोडियम का आयन, OH माइनस बनाएगा OH माइनस का आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड का आयन। HCl जब टूटेगा तो दो आयन बनेंगे, एक हाइड्रोजन का आयन H प्लस और क्लोरीन का आयन Cl माइनस। अब देखो क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सोडियम का आयन रिएक्ट किया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। आप भी जानते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किसे कर दिया? क्लोरीन को। और जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पहले हाइड्रोजन से ले रहा था अब
सोडियम से लेने लगा और क्या बना दिया, NaCl बनाया। और ये जो क्या कहते हैं H+ है, ये किसके साथ चला गया, OH- के साथ, क्या बनाया, H2O। तो क्या हुआ, अब समझ आई डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन, हुआ ना आयन का एक्सचेंज, और फिर उसने ऐसे करके क्या बनाया, दो नए कंपाउंड बनाया। इसको कहा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सस्ता बच्चा ऐसे समझ सकता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि सोडियम ने इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटाया और खुद कंपाउंड क्लोरीन के साथ बनाया। आमतौर पे क्या होता, क्लोरीन भैया अलग हो जाता, बट उसने भी तो बॉन्ड तोड़ा है, तो क्लोरीन का एक साथी यही मिल गया। वहां क्या हो रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि भाई मैग्नीशियम ने कॉपर को हटाया तो कंपाउंड बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कॉपर में ऑक्सीजन क्या है, ओ सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, हाँ, और मैग्नीशियम ने कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को हटाया तो एक कंपाउंड अपना बनाया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब कॉपर अलग हो गया क्योंकि कुछ और मिला नहीं, तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। दूसरा मतलब देखने का परसेप्शन, बाकी डेफिनेशन देखो, इंटरप्रिटेशन यही सबसे करेक्ट है। इससे मैं बच्चों के लिए इंटरप्रिटेशन दे रहे कि हाँ तू ऐसे देख ले, है ना, अगर तुझे थोड़ा ऐसे में दिक्कत हो रही है, सही इंटरप्रिटेशन बिल्कुल यही है, ठीक है। बट वही है कि हर बच्चा हर तरह से समझता नहीं, तो एक दूसरा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। बट अगर मुझे पूछोगे भैया सबसे सही इंटरप्रिटेशन ये है, ये जो दूसरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ कुछ लोगों को अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख के समझ, या ऐसे देख के पकड़ कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो यहाँ देखा सोडियम भले ही कंपाउंड में था, वहाँ सोडियम क्या था, अकेला था, मतलब वहाँ अलग रहता एलिमेंट। तो यहाँ हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है, खुद एक कंपाउंड में है, ठीक है। और क्या कर रहा है, हाईली रिएक्टिव ने आदत से मजबूर है, अकेला था तब भी हटाएगा, और किसी के कंपाउंड में था तब भी वहां से क्या करेगा, दूसरे में कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव हटा देगा। तो अपनी आदत से जाएगा नहीं, जो हाईली रिएक्टिव है, चाहे वो अकेला है चाहे किसी के साथ में था पहले से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली रिएक्टिव मेटल था, तो अपने नेचर के अनुसार क्या किया, दूसरे कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को हटाया और खुद का कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनाया। अब यहां से क्लोरीन अलग हो गया, वहां भी अलग होता था, बट अब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब यहां से छोड़ा तो इसने भी तो कुछ छोड़ा है कि नहीं। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो बचा वो उसके साथ चला गया और क्या बनाया, वाटर बना लिया। समझ आया नहीं है। तो ऐसे देखो कि कोई सोचने वाला ऐसा हो सकता है कि सोडियम ने इसको हटाया और उसने वहां से उसको हटाया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। बट ऐसा नहीं है, हटाया बेटा हाईली रिएक्टिव नहीं है, उसकी बस की नहीं हटाने की, वो तो अपनी जगह छोड़ के आया, तो जो मौका मिल गया वहां जो छूटा हुआ उससे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो वही है ना, वो दूसरा इंटरप्रिटेशन बहुत गलत है, वो खाली मैं नाम को जस्टिफाई कर रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट। बट डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि उसने उसको हटाया तो उसने फिर उसको हटाया, हटाया तो हाईली रिएक्टिव ने, हटाया तो हाईली रिएक्टिव नहीं है। तभी मैं कहा सही इंटरप्रिटेशन तो डेफिनेशन ही है कि अ केमिकल रिएक्शन in which two compound react with each other by the exchange of ions to form two other new compound। थोड़ा पानी पी सकता हूँ ना, मेरा मुंह थोड़ा सा सूख गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई होगी। अब ये जो एग्जांपल यहां दिया था इसको देखो एक बार बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ, दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहां देखो सोडियम भले ही कंपाउंड में है बट अपनी आदत से मजबूर, हाईली रिएक्टिव है, अकेला नहीं था, ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्ड में है बट आदत से मजबूर है, हाईली रिएक्टिव है, आदत है भाई को हटाने की, है ना। क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड में से जो दूसरा मेटल सिल्वर दिख रहा है, जो कि आइडियली आपको दिख रहा है कि सोडियम सिल्वर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या करा, इसको डिस्प्लेस किया। अब इसको डिस्प्लेस किया तो खुद सोडियम ने क्या करा, नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाया, क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट। अब हुआ क्या, यहां से सिल्वर जो बेचारा बाहर हुआ, आइडियली बाहर ही हो जाता, बट भाई को अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि सोडियम एक बॉन्ड से टूट के अलग हुआ था, तो वहां से क्लोरीन छूटा उसके लिए, और इस वजह से भाई को मौका मिला, उसने
क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको हटाया, उसने उसको हटाया, उसकी बस की नहीं थी उसको हटाने की, हटाया तो हाईली रिएक्टिव सोडियम नहीं है। तो आई थिंक समझ आएगी, यही वाला इंटरप्रिटेशन सबसे बेहतर है। किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बच्चा सोचता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, डबल में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो इस तरह से डबल कह सकते हो कि हाँ उसकी जगह उसने ली तो उसने उसकी जगह ले ली। बट बेटा हटाया तो हाईली रिएक्टिव नहीं है, सिल्वर की बस की सोडियम को हटाने की है यहाँ से नहीं है। और क्या बनाया? जो सिल्वर है अब वो क्लोरीन के साथ क्या बनाया? क्या? सिल्वर क्लोराइड। याद है सिल्वर क्लोराइड कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। याद करो भाई, पुराना नहीं बोलना। मैं बोल रहा हर रिएक्शन ध्यान से पढ़ोगे तो पुराना याद आएगा, पुराना रिवाइज होगा, है ना। वही है जो लाइट के एक्सपोजर में आने पे क्या होता है? क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। अच्छा हो गया, आ गया। मुझे याद आता मैं कल की क्लास में कुछ मिस किया, एक सवाल मैंने मिस किया। अच्छा हो गया, आ गया। मैंने ये मिस किया, एक सवाल बनता है, आई थिंक बात कर सकते हैं ना इस बीच में, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझा दिया है, 2 एग्जाम्पल दिए। सवाल ये बनता है कि सिल्वर क्लोराइड और या सिल्वर ब्रोमाइड को जब भी किसी बॉटल में रखते हैं तो डार्क कलर की बॉटल होती है, समझ लो। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड जब किसी भी कंटेनर में रखेंगे, डेट इज प्लास्टिक का बॉटल हो सकता है, ग्लास का बॉटल हो सकता है, तो वो तुम देखोगे बिल्कुल डार्क कलर का बॉटल होगा। रीज़न क्या है आप समझ रहे हैं? चूँकि आप जानते हैं ऐसा कंपाउंड है जो लाइट के एक्सपोजर में आने पे इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। अब तू दुकान से घर लाया सिल्वर क्लोराइड, अब सपोज अगर लाइट के कांटेक्ट में आ गया तो घर तक जाते जाते सिल्वर क्लोराइड रहेगा नहीं रहेगा? आप भी जानते हैं, ढक्कन खोलेगा सिल्वर अलग बैठा हुआ, क्लोरीन अलग बैठा है, ढक्कन खोलेगा क्लोरीन उड़ जाएगी, सिल्वर रह जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक प्रश्न आता है जो मैं कल मिस किया, पूछता है कि भाई सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड को एक डार्क कलर के कंटेनर में क्यों रखा जाता है? कारण आई थिंक आप जानते थे, बट आई थिंक मुझे दिमाग में था तो मुझे बोलना चाहिए था, बट ऐसा हो जाता है भाई, है ना। नहीं होता हार्दिक, नहीं याद आया, बट ठीक है यहाँ याद आया। आई थिंक यहाँ देखो बच्चा बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है। अगेन देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखो जो बेरियम है दैट इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो आप भी जानते हैं डिस्प्लेस तो किसने किया है? बेरियम ने किया है कॉपर को, है ना। बट आई थिंक डेफिनेशन इस तरह से नहीं है ना। एक्चुअल में ये है, ये अपने आयंस में टूटा, ये अपने आयंस में टूटा और आयंस का इंटरचेंज हुआ है ना। डेफिनेशन जाओगे तो चीज़ ऐसी हुई है, और जो डेफिनेशन कह रही है दैट इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन, समझ लो। वो तो हम ऐसे क्या बोलेंगे, अपने के लिए चीज़ें थोड़ा आसान करने के लिए कौन आयन का एक्सचेंज देखेगा। तो ऐसा सोच कि कंपाउंड में जो हाईली रिएक्टिव था उसने ही क्या कर दिया, दूसरे कंपाउंड में लेस को डिस्प्लेस किया और क्या बनाया खुद का। तो इसको हटाया तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जो दूसरा वहां बचा हुआ है, बेरियम सल्फेट बनाया। अब ये जो यहाँ से कॉपर हटा, आइडली अलग हो जाता, बट आई थिंक ये यहाँ से टूट के अलग हुआ था बेरियम, तो क्लोरीन वहाँ छूटा हुआ है। तो भाई इस चीज़ का फायदा उठाएगा और कॉपर किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरीन के साथ, और बनाया कॉपर क्लोराइड। क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड बनाया। आई थिंक आगे की रिएक्शन भी समझ आ रही होंगी आपको। देखो लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडीन। याद आया पोटेशियम आयोडीन, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तभी कह रहा हूँ, देखो पूरा केमिस्ट्री ऐसा है, बहुत जगह ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हो, सारी रिएक्शन ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ तो वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। अगर मैं अभी रैंडमली पूछ लेता कि उस रिएक्शन में जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या बनता था, तो हो सकता है भाई तो वो याद नहीं होगा, है कि नहीं। बट अगर थोड़ा देख के रुक के वहाँ पढ़ा होता, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा होता, तो ठीक है नाम याद नहीं आ रहा होता, बट देख के जरूर आ जाता, देख के जरूर आता। वो पीली से टेस्ट ट्यूब के नीचे मैंने अपने हाथों से टाइप करके लिखा हुआ था क्या? लेड पोटेशियम आयोडीन, ठीक है, पोटेशियम आयोडीन, ठीक है। एक्चुअल में यही रिएक्शन थी क्या? वो नहीं, ये रिएक्शन नहीं, दूसरी रिएक्शन थी, वहाँ तो लेड आयोडीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर तुम देखो पीबी क्या कर रहा है? पीबी कर रहा है नहीं, देखो इंटरप्रिटेशन गलत है। एक्चुअल में दोनों अपने आयंस में टूटे हैं और आयंस का क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। बट अगर तुम्हें उस तरह से भी देखना है तो मेरे भाई हाईली रिएक्टिव यहाँ कौन है? हाईली रिएक्टिव यहाँ पोटेशियम है। उसने क्या किया है? इस कंपाउंड में लेस रिएक्टिव लेड को डिस्प्लेस किया है और क्या बनाया है? पोटेशियम नाइट्रेट बनाया है।
और यहाँ से जो लेड बाहर हुआ वो वहाँ बचे हुए आयोडीन के साथ क्या बनाया, लेड आयोडाइड बनाया। समझ आया नहीं है? अगर इस तरह से पढ़ना है तो फिर ध्यान रखना, तो फिर ऐसे पढ़ना है ना, नहीं तो सोचो कि ये अपने आयंस में टूटा और ये अपने आयंस में टूटा, आयंस का इंटरचेंज कराओ, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस प्लस वाला मत कर देना तुम, है ना। ठीक है, ये आई थिंक मैं समझा दिया क्या? हाँ ये मैं समझाया, सबसे पहले मैंने यही समझाया। ठीक है, तो मैं मान के चलूँ कि आप बच्चे लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया होगा। डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो मेरे को। ठीक है, चलो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट्स डिस्प्लेस कैसे पता लगाएंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा मेरे बच्चा? अभी आप मेरे साथ इस पन्ने पे भी थे, तो मैंने कहा था कि आपको ये याद करना है, क्या रिएक्टिविटी सीरीज इसे कहते हैं, इसीलिए यहाँ डाला गया है। तुम लोगों की बुक में हो सकता है ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में मिलेगी देखने को। अगर आप कहेंगे मेरी बुक में कहाँ है, तो हाई चांसेस है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में देखने को मिलेगी, बट मैंने इसको यहाँ डाला क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी जरूरत तो यहाँ पर भी पड़ ही रही है। ठीक है मेरे दोस्त भैया, ठीक है दोस्त, तो मैं आगे जा सकता हूँ क्या? मुझे लगता है मैं आगे जा सकता हूँ। चलिए अब आ रहे हैं अपनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन पे। आइडली होपफुली मैं घड़ी देखता हूँ तो मुझे लगता है 7:01 है, हम ख़त्म कर देंगे चैप्टर, हम आज ख़त्म कर देंगे चैप्टर, तुम्हें थोड़ा सा खुश होना चाहिए। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का बेटा लास्ट रिएक्शन, बट लास्ट का मतलब जल्दबाजी मत करना, देखो सीरियस सी बात है, क्योंकि लास्ट रिएक्शन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट के आगे वेरी भी लगाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे समझते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कब कहेंगे किसी का ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसे समझिएगा कि अगर एक सब्सटेंस एक्स है, सुनना नैतिक भाई मेरे को देखो बच्चा, बोर्ड पे देखो, मैं समझा रहा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आप भी देखना है। अगर एक सब्सटेंस एक्स है, एक सब्सटेंस एक्स है, अगर उस सब्सटेंस एक्स में एडिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, नाम से ही समझ रहा है ऑक्सीडेशन, क्या? ऑक्सीडेशन। अगर सब्सटेंस में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये तो किसी के आने से हुआ, अब नाम ही ऑक्सीडेशन था तो किसके आने से हुआ? ऑक्सीजन के आने से। तो किसी के जाने से भी ऑक्सीडेशन होता है। अब वो जाने वाला तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, वो जाने वाला कौन है? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सिंपल है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच या तो ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऐड हो रहा हो और नहीं तो सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी एग्जांपल देंगे, बट फिलहाल अभी थ्योरी पे है, एक फैक्ट है, याद रहेगा दोस्त? हार्दिक को कोई दिक्कत नहीं? चलो, दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर आप लोग हाँ कहते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी? रिडक्शन रिएक्शन की। अब रिडक्शन रिएक्शन आइडली इसका उल्टा ही होगा। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है कि अगर एक सब्सटेंस Y है तो रिडक्शन भी किसी के आने से होता है। अब ऐसे याद कर लें, वहाँ किसके आने से ऑक्सीडेशन हो रहा था? ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के आने से तो रिडक्शन होगा नहीं, कौन है वो? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हम कहेंगे Y का या उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। तो किसी के जाने से भी रिडक्शन होता है। अब वो जाने वाला कौन है भाई? ऑब्वियस सी बात है, आने वाला अगर हाइड्रोजन था तो जाने वाला तो हाइड्रोजन अब होगा नहीं, कौन होगा? ऑक्सीजन। तो मैं ये ऐसे इसलिए बढ़ाया कि सिंपल था, मैं सीधा पढ़ के ही बोलता, देखो बच्चे ये लिखा हुआ है, बट आई थिंक ऐसा इसलिए बोला कि आपको याद भी रहेगा, क्या पता कि नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे याद रहेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है? दो तरह से होता है, किसी के आने से और किसी के जाने से। नाम है ऑक्सीडेशन। तो मेरे भाई क्यों रखा हुआ ऑक्सीडेशन? क्योंकि ऑक्सीजन जब किसी सब्सटेंस में ऐड होता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अगर सब्सटेंस में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, देन अगेन सब्सटेंस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब आए रिडक्शन पे। अब एक सब्सटेंस का रिडक्शन कब हुआ, क्या मानेंगे?
जब, हाँ, जब किसी के आने से, अब किसके आने से, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, तो हाइड्रो रिडक्शन में ऑक्सीजन तो नहीं आएगा, कौन आएगा, हाइड्रोजन के आने से, तो जाएगा कौन, ऑक्सीजन जाएगा। याद हो गया, ठीक है। तो याद करने की नजरिए से बहुत आसान है। ये हटा सकता हूँ क्या, ये छोटा कर दूँ इसको मैं, इसको छोटा कर दिया जा। अब मेरा मुंह सूख चुका है, पता है, पानी पी सकते हैं ना, थोड़ा पानी पी लेते, इतना भी कोई भगाई नहीं है, पानी सच में मुंह सूख गया है भाई। फ्लशिंग किया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, उसके लिए अलग रिएक्शन है, हाँ, अलग से केमिकल रिएक्शन है सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। इंटरेस्टिंग है, इतना आसान नहीं ना, मतलब आसान नहीं, मतलब आसान है, मैं झूठ नहीं और मुश्किल है, बट इंटरेस्टिंग है। देखो अभी, हाँ, आप पी लो, बच्चों को पिला दो पानी में, इसमें नहीं था पानी, क्या पानी पी लो भाई। अभी कुछ दिन और रुक जाओ, मैंने बोला बच्चा अभी तो ना टाइम बताया, 7:05 हुआ, अभी 1 था 4 मिनट हुआ, तो बहुत टाइम तो बीता नहीं, तो दोबारा टाइम पूछ रहा है मेरे से दोस्त। चलिए बच्चा, ये पानी आप शेयर करते रहिएगा, आप थोड़ा बिना बातें करते पानी शेयर करना, पानी पीना, प्यासे लोगों को पानी पिलाओ, और मेरे शब्दों को राइट में लिया करो, या मतलब है ना, प्यासे को मिला, मतलब मेरी बातों से ऐसा मतलब पर्सनली, मतलब मैं बहुत सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, और मेरे को गलत बात भी नहीं बोली है, ठीक है। बच्चे आजकल के थोड़े सेंसिटिव हैं सच में, मतलब हमारे टाइम के बच्चे जो होते थोड़े से, हम सेंसिटिव नहीं थे भाई, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आजकल का सच में बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो तुमको नहीं, अच्छी बात है, सेंसिटिव ज़्यादा होना ठीक है नहीं। एक तो मैं तुमको हर बार रिएक्शन में कुछ तो नहीं कौन सा ज्ञान दे देता हूँ, बट ठीक है, ये बात क्लास में हो सकती है, बट मैं सही बोलूँगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। आप बड़े होंगे, हर तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है भाई, हमेशा चीज़ें आपके अनुसार होंगी नहीं, है ना, कभी बार आपके मन मुताबिक नहीं होगी बात, तो आदमी को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, है ना। और हर बात पे क्या डिप्रेस सेंसिटिव होना कोई अच्छा करेक्टर नहीं है, है ना। और ये बच्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल सच में बच्चों की बहुत पैम्परिंग बहुत होती है ना। हमारी पिटाई बहुत होती थी, तो घर में ही इतनी फजीयत रहती थी कि मतलब आपको आदत है उसकी, पर कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वो ख़राब चीज़ नहीं है। जब आप बाहर मार्केट में जाते हैं तो भैया हर बंदा आपके साथ बहुत अच्छा पोलाइटली बात करेगा ज़रूरी नहीं है, और आप किसी के व्यवहार से क्या कहते हैं ऑफेंड हो जाएं ज़रूरी नहीं है, उस है ना। अब जैसे उसने बोला आप उसको नज़रअंदाज करिए, है ना, नज़रअंदाज कीजिए। चलो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं भाई। बाय गॉड तुम लोग अभी टाइम होगा तो भाई दोबारा टाइम पूछ देगा। चलो मुझे एक रिएक्शन देखनी थी, इसको हटाना नहीं चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ मेरे बच्चा, देखो मेरे बच्चा, मैंने इसके लिए देखो तैयार किया है, टेंशन मत ले, मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है स्लाइड बनाने में, पर एक बार यहाँ देख ले, अगले पन्ने में मैंने इसका जुगाड़ किया है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हीट करने पे बनाता है कॉपर और वाटर, कॉपर और वाटर। ऐसे देख के तो कुछ पता लगा नहीं कौन सा रिएक्शन है, मुझे क्या पता कॉम्बिनेशन है क्या, दो सब्सटेंस मिलके दो बन रहे हैं, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा तो लग नहीं रहा है, यहाँ तो दूसरा कंपाउंड था नहीं। क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, या हो सकता है, देखो अगले पन्ने पे आओ, बट ये रिएक्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगले पन्ने पे आओ, आया आ गया। चलो अब यहाँ देखो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया था हाइड्रोजन गैस के साथ, हीट करा था, बिना हीट करे ये रिएक्ट करेगा नहीं, पढ़ा है ना क्या, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ये हीट बता रहा है कि क्या इसको हीट करना पड़ेगा तो रिएक्शन होगी, कॉपर बना और वाटर बना। अब देखो क्या हुआ, इधर देखो रिएक्टेंट साइड पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड। भाई कॉपर ऑक्साइड यहाँ थे, दूसरी तरफ जाते जाते क्या रह गए, कॉपर रह गए। क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन था भाई के पास, दूसरी तरफ जाते जाते क्या हुआ है, साफ दिख रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो गया। क्या हो गया, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का आना था क्या, ऑक्सीडेशन, तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन का जाना हुआ है, तो क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ है। तो अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ, इस साल बनते हैं, रिएक्शन देगा आपको पूछेगा बताइए किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। ये वो सब्सटेंस है जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, कॉपर ऑक्साइड वो सब्सटेंस है जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो वो सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ क्या होता था, क्या होता था, तभी मैंने इसको हटाया नहीं। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो।
रिडक्शन कब होता है? जब सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो। तो आसान है हार्दिक, बट बच्चा गलती करता है, तभी तो ये बनाया। तो हर बार का ना कुछ पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। आ जाओ वापस से। अब यहाँ देखो, ये रिएक्शन लिखी थी। अब इस रिएक्शन में जब मैं कॉपर ऑक्साइड को देखा रिएक्टेंट साइड पे, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ से साफ दिख रहा है कि रिमूव हुआ, और क्या बना? कॉपर बना। तो किसका रिडक्शन हुआ है? मैं अगर पूछूं यहाँ रिडक्शन किसका हुआ है? यहाँ रिडक्शन हुआ है, शाबाश। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, रिएक्शन देगा आपको, क्या बताओ रिडक्शन किसका हुआ? तो देखो कॉपर ऑक्साइड, देखो क्या हुआ इसके साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? रिडक्शन, है ना। तो यहाँ रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ हाइड्रोजन था, इधर गया तो देखा कि हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। मतलब भाई के साथ क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीडेशन। तो मैंने पूछा यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन गैस का, दैट इज H2 का। किसका? H2 का। समझ आया कि नहीं आया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या? तो थ्योरी थी, बट रिएक्शन में पकड़ना आना चाहिए ना, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो ऐसे पकड़ लीजिएगा। और सच में कई बार बनाने के लिए बोले ना, ऐसे बनाना। अगर पेपर में सिर्फ सीधा पूछा कि किसका रिडक्शन, तब तो आप रफली देख लेंगे चीज़ें। अगर बोला कि दिखाइए, तो रिएक्शन लिखिए बिल्कुल जैसे ही दिखाया ना, इस तरह से दिखाना चाहिए, इस तरह से दिखाना चाहिए, ठीक है। चलो, एक रिएक्शन और थी वहां पर, देखो एक रिएक्शन यहां पर और थी। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर और HCl बना रहा था, ठीक है। ये तो जैसे एक रिएक्शन थी कागज पे। अच्छा, अब जरा देखो, आ गया। अब इसको देखो, ये रही वो रिएक्शन। अब मैं रिएक्टेंट साइड पे क्या देख रहा हूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। भाई कोई मैंने जब ट्रेस किया प्रोडक्ट साइड पे, तो क्या देखा? सल्फर दिख रहा है। क्या दिखा मेरे को? हाइड्रोजन तो था भाई के पास, वो चला गया। मतलब क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकता है, सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन आ रहा हो, वो तो हुआ नहीं, बट क्या हुआ है? सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है? अच्छा, अब रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन था, उसको ट्रेस करो प्रोडक्ट साइड के लिए। क्या दिख रहा है? क्लोरीन, ये रहा, साथ में क्या आ गया? हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहां इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है आपको समझ आया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन समझ आया। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली बात है, बट आई थिंक अभी 2 एग्जांपल दिए, उसमें समझ आया नहीं आया। और आई थिंक आपको एक रिएक्शन ऐसा दे और पूछे कि बताओ कौन सा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन हुआ, तो मुझे लगता है आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आई थिंक बता पाएंगे। अच्छा, एक टॉपिक है, मैं इधर जाऊंगा और वापस पलट जाऊंगा। डेफिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट छोड़ो, डेफिनेशन पढ़ के काम खराब हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मेरे साथ समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कोई काम कराए, शादी कराने वाला एजेंट। मैरिज एजेंट क्या बोलते होंगे पता नहीं, शादी कराने वाला एजेंट हिंदी में। शादी वाला एजेंट का मतलब क्या? जो शादी कराएगा, है ना। गैस एजेंसी का एजेंट, क्यों? सिलेंडर प्रोवाइड कराएगा। और भी तरह के आई थिंक टूर एंड ट्रैवल वाले एजेंट होते हैं, आपका टूर एंड ट्रैवल कराएगा। अब आम जीवन में एजेंट का मतलब समझते हो ना। अब यहां जरा समझो, क्या लिखा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन समझते हो, रिडक्शन भी समझते हो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहोगे? एक ऑक्सीडेशन कब होता है? जब एक सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का क्या हो? रिमूवल हो। क्या हो? रिमूवल हो। तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब वो सब्सटेंस जो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, वो सब्सटेंस, कहीं कहानी में कोई सब्सटेंस होगा, मान लेते हैं भाई, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब या तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कहाँ से? हवा से आ रही है क्या? कोई तो है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, जिससे ऑक्सीजन आ रही है। तो जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो वो इसके लिए क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम कराया इसके लिए? इसको ऑक्सीडाइज करा के दिया। और
इसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अरे वो सब्सटेंस जो इससे हाइड्रोजन ले ले वो क्या है, इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो इसके लिए क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई थिंक ये तो डेफिनेशन कह रही है, ये तो डेफिनेशन कह रही है। बट और इसी प्रकार से एक सब्सटेंस वाई, मैं फिलहाल डेफिनेशन पे हूं, एक सब्सटेंस वाई में अगर हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो तो क्या कहेंगे उसको, कि उसका रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। अरे भाई वो सब्सटेंस जिसने ये हाइड्रोजन दिया तो इसका क्या कराया, रिडक्शन। तो इसके लिए क्या है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अबे तेरे को जो ट्रिप सेट करा दे वो क्या होगा, तेरा टूर एंड ट्रेवल एजेंट। कि तेरे को क्या करा के दिया, तेरा टूर मतलब टूर प्लान करके दिया, दैट इज ट्रैवलर एजेंट, है ना। अब रिडक्शन आप समझते हैं। अब वो सब्सटेंस जो इसका रिडक्शन करा रहा है वो इसके लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब कैसे रिडक्शन होता है इसका, हाइड्रोजन मिल जाए या ऑक्सीजन चली जाए। अब जो सब्सटेंस इसको हाइड्रोजन दे रहा है या इससे ऑक्सीजन ले रहा है वो क्या है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सुनना मेरी बात को, ये क्या हुआ, खुद ऑक्सीडाइज की रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ, इसका रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ, जिसने रिडक्शन कराया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बट देख जिसने हाइड्रोजन दिया उसका तो खुद ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने हाइड्रोजन दिया उसका तो खुद ऑक्सीडेशन हुआ है। और इससे ऑक्सीजन लिया तो इसका रिडक्शन कराया, बट इससे ऑक्सीजन तो अपना क्या कराया, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब क्या देना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन समझ आई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट। बट पेपर में अगर आपको बोलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, मुझे पता है कंफ्यूज है बच्चा, कंफ्यूज होता है डेफिनेशन से, तभी कहा डेफिनेशन पढ़नी नहीं। डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी, समझने के लिए समझ सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराए। अब सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी लिखने को आ जाए तो फिर लिख सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराए। अब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, या तो उसको ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन अपने आप से समझ आ गई, अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और टेक या रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस फॉर इट्स ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक सब्सटेंस का रिडक्शन कब होता है, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो, ऑक्सीजन रिमूव हो, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। अब वो सब्सटेंस जो उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए या इससे ऑक्सीजन ले ले वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। बट मुझे एक चीज समझ आया, अगर मुझे पेपर में एक रिएक्शन देके, अगर ये बात यहां समझ आ गई, यहां यूज कर लेते हैं। अगर ये रिएक्शन देके मुझे पूछे पता रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा। सिंपल सा एक हिंट दे रहा हूं, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका खुद का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन को मिला होगा। तो भाई तेरे को ऑक्सीजन मिला तो तुम किसी ऑक्सीजन लिया है तो उसका तो तुमने रिडक्शन कराया है, या तेरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा तब तेरा ऑक्सीडेशन हुआ है। अब तेरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो तूने तो किसी को हाइड्रोजन दिया है, मतलब तूने तो दूसरे का रिडक्शन कराया। अब सीधा सा है पेपर में, आपको ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये देखना आना चाहिए, और आई थिंक वो देखना आसान है। और अगर तुम बोले भाई पूछा ही नहीं, रिएक्शन देके पूछे कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सीधा सा हिंट है, अगर तुझे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पूछा भी तो तू ये देख किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, रफ में देख सकता है, वो देखना आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो भाई तेरे को ऑक्सीजन मिला तो तुम किसी ऑक्सीजन लिया है ना, तो उसका तो तूने क्या कराया है, रिडक्शन कराया है, तो दूसरे के तू क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सा कंसेप्ट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो खुद किसी का रिडक्शन करा के खुद का ऑक्सीडेशन कराया होगा ना, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ, जैसे यहां रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कैसे, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो भाई तेरे से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तेरा रिडक्शन हो गया, तो तेरे से ऑक्सीजन रिमूव किया तो तुमने किसी को ऑक्सीजन दिया है ना, तो जिसको तूने ऑक्सीजन दिया तूने उसका तुमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सा कंसेप्ट, अगर डेफिनेशन जाना है जा सकता है, बट बहुत लंबा हो जाएगा सोच विचार का कार्यक्रम। बट समझाया कि कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। बट तुझे सिर्फ क्या करना है, जो सवाल में सच में पूछ सकता है, रिएक्शन दिया, मुझे पूछा रिएक्शन, बोला था कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खोज रहा हूं, ना मैं रिड्यूसिंग एजेंट खोज रहा हूं, मैं चुपचाप रिएक्शन में खोजूंगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो दिख गया, उसको लिखूंगा किसके आंसर में, रिड्यूसिंग एजेंट की। और जिसका रिडक्शन देखा और उसने पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, तो जिसका रिडक्शन हुआ, तेरा रिडक्शन क्यों हुआ भाई, तो तेरे से हाइड्रोजन गया होगा, तेरे से हाइड्रोजन आया होगा और ऑक्सीजन या तो गया होगा। अब तेरे पे हाइड्रोजन आया, तेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तो तेरे को हाइड्रोजन किसने दिया, तो जिसने हाइड्रोजन दिया उसका तो तूने ऑक्सीडेशन कराया है ना, है कि नहीं। और तेरा रिडक्शन कैसे हो सकता था कि तेरे से ऑक्सीजन गया होगा। अब तेरे से ऑक्सीजन गया तो तेरा तो रिडक्शन हो गया, बट तूने तो क्या किया, किसी को ऑक्सीजन दिया है, तो तूने दूसरे का क्या कराया है, ऑक्सीडेशन। तो तू खुद क्या है, तो अगर तेरा रिडक्शन हो रहा है तो तू दूसरे का, तू खुद क्या है, तेरा अगर रिडक्शन हुआ है तो तू खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर तेरा ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आया कि नहीं आया कि मैंने कंफ्यूज किया, इस पे हम ही भर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा रहता है ऐसा। और तभी मैंने कहा डेफिनेशन से नहीं जाना, आप डेफिनेशन समझिए किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उसमें गड़बड़ मत करना, है ना। और फिर ये बात समझ लेना जो समझाने की कोशिश की है कि फिर आपको पूछेगा कि कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज, कैसे जानेंगे, तो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो आप देखिए हाँ कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चलो मुझे लगता है ये भी मैंने ख़त्म किया। अच्छा एक चीज़ रह गई, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है ना। अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे का रिडक्शन ही करा रहा है कि नहीं, तभी तो उसके लिए क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तो समझा रहे हैं, ऐसे समझ लो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। A redox reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ चलते हैं या साथ साथ होते हैं, उसको कहा गया है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पड़ा है इसका हमारे डेली लाइफ में क्या कोई प्रभाव, हाँ है। पहला प्रभाव है कोरोजन ऑफ मेटल। जो मेटल में जंक लगता है, जो मेटल्स में जंक लगता है, उसका कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मेटल में जंक कैसे लगता है, पहले तो समझो कोरोजन होता क्या है। कोरोजन हर बार ऑक्सीडेशन से नहीं होता है, कोरोजन होता है किसी भी मेटल का समय के साथ धीरे धीरे खराब होना। अब उसके खराब होने के कई फैक्टर हैं, उनमें से एक फैक्टर क्या है, ऑक्सीडेशन। उनमें से एक फैक्टर ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव। तो जो कोरोजन ऑफ मेटल है उसका कारण भी ऑक्सीडेशन होता है। पहले बात तो कोरोजन है क्या, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली, मीन धीरे धीरे मेटल धीरे धीरे इटन अप होता है, मतलब खराब होता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या किसी केमिकल बोले तो एसिड की वजह से। अगर मेटल के ऊपर तुमने एसिड डाला तो मेटल खराब हो जाएगा, तो इसको भी कोरोजन ही कहते हैं, इसको भी कोरोजन ही कहते हैं। ठीक है, कोरोजन का मतलब वो हवा, ऑक्सीजन, पानी की वजह से जंग लगना नहीं, मेटल का समय के साथ धीरे धीरे खराब होना, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, चाहे वो हवा की वजह से है, मॉइस्चर की वजह से, या किसी केमिकल की कॉन्टेक्ट में आने से, सब क्या कहलाता है, कोरोजन में ही आता है। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन है, जो आयरन के लिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं, रस्टिंग। लोहे पे जो हवा और पानी के संपर्क में आने से कोरोजन होता है, तो उसके लिए अलग से वर्ड है रस्टिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना। तो जब हम जंग लगना कहते हैं तो वो एल्यूमिनियम, कॉपर के लिए नहीं कहते, रस्टिंग तो कोरोजन तो कॉपर और चीज़ों का भी होता है कि नहीं। बट जो रस्टिंग है या जंग लगना वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, आयरन के लिए, कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है।
ये x इसलिए जो ऑब्वियस है, ये जगह पे डिपेंड करता है ना कि वहाँ हवा में कितना मॉइस्चर है ना, तो ऑब्वियस या तो फॉर्मूले में उसी अकॉर्डिंग जाएगा, है ना, इसलिए वो बच्चों को दिख रहा होगा x क्यों है वहाँ पर, ठीक है, दैट डिपेंड है ना। अब जहाँ सूखा इलाका होगा वहाँ जंग कम लगेगा ना। अब तुम समुद्र के इलाके वाली जगह पे होंगे तो वहाँ तुम सुनते हो गाड़ियों में रस्टिंग वगैरह बहुत होती है, क्यों, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ रस्टिंग की समस्या ज़्यादा होती है। अब बिल्कुल डेजर्ट वाले इलाके में रहोगे तो वहाँ लोहे पे इतनी जल्दी जंग लगेगा नहीं, क्यों, हवा सूखी होती है, हवा में मॉइस्चर होता नहीं। ये मालूम होगा ना कि लोहा जंग पानी में नहीं पकड़ता है। अब एक कील पानी में डालेंगे जंग नहीं लगेगा, उसको पानी और हवा दोनों चाहिए होता है। या कहूँ वो वाटर चाहिए होता है जो कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में। कौन सा स्टेट में, गैसेस स्टेट, दैट इज मॉइस्चर, ठीक है। चलो लंबा नहीं कहते, ऐसी चीज़ें मुझे लगता है आप खुद से पढ़ सकते थे, थोड़ा मेरा काम है आपको बताना। एक आई थिंक लास्ट हम पहुंच गए, है ना। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ क्या है, रेंसिडिटी ऑफ फूड, जो आपका खाना सड़ता है, बासी होता है, उसका कारण भी क्या है, ऑक्सीडेशन। कि कोई भी फूड आइटम जिसमें ऑयल फैट है, जब वो एक्सपोज होती है एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करती है और उसका क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन। क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है, हवा की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है और इस वजह से क्या करता है, वो आइटम एक अनप्लीजेंट स्मेल और एक अनप्लीजेंट टेस्ट क्रिएट करता है और इस प्रक्रिया को या इसको कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं इसको, रेंसिडिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। किसी भी फूड आइटम जिसमें ऑयल एंड फैट हो, उसका एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से एक अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल करना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। अब सवाल है कि रेंसिडिटी कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा फटाफट जाएंगे। रेंसिडिटी हो क्यों रही है, कि वो फूड आइटम हवा के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो हवा से उसका संपर्क कम कर दो। तो क्या कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। आते हैं आजकल बच्चों के टिफिन एयर टाइट कंटेनर, क्यों, हवा नहीं जा पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, कारण ही वही है ना, ऑक्सीजन। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रेंसिडिटी का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो। कंटेनर के अंदर भी तो हवा है, अब कितना एयर टाइट बना लोगे, कुछ तो हवा समय के साथ अंदर जाता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, मम्मी लोग करती होंगी, नमकीन जो होती है अगर खुली हुई है तो क्या करती हैं, एयर टाइट कंटेनर में। हमारे जैसा आदमी क्या करता था, नमकीन के पैकेट की वो छुट्टियाँ बना के फुल का रबड़ लगा के टाइट कर देता था, क्योंकि हवा नहीं जानी ना, नमकीन तुम्हारी खराब हो जाएगी भाई। नहीं, या चिप्स आधा खाया तो क्या किया, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि क्या होता है भाई का ऑक्सीडेशन होता है, रेंसिडिटी हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, तो भैया उसको मोड़ के कहीं छुपा देते हैं, है ना। और क्या छुपा देते हैं, मतलब लोगों से भी छुपा देते हैं और हवा से भी छुपा देते हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाते हैं। तुम लोग मॉडर्न बच्चा, तुम क्या पता नहीं करता होगा ऐसा, चलो कि करते हो, हाँ ठीक है, हाँ चिमटे चिपका देते। चलो एक चीज़ और देखो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना, वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। तभी तुम देखते हो मम्मी लोग आटा जब गूंथती हैं, गर्मी में खुले में बाहर नहीं छोड़ सकती। रात को आटा कुछ गूंदा बच गया तो फ्रीज में रखती हैं, क्यों, फ्रीज में ऑक्सीडेशन रुक नहीं रहा है, स्लो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। अब तू सोचेगा आटा 4 दिन तक वहाँ रख दूंगा, वो फ्रिज के अंदर भी सड़ जाएगा, बट प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो कम से कम रात रखा तो सुबह तक। अच्छा देखो, थोड़ा सा ना मेरे को लगता है मैंने ये पढ़ाया, इसके बाद थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, मैंने थोड़ा बाद में ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, तो थोड़ा सा मैं इसको कवर कर देता हूँ। थोड़ा ऐसे ही था तो आइडली इसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, स्लो हो जाती है और इससे रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो रेंसिडिटी रुकती नहीं बट समय ज़्यादा लेता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को रेंसिडिटी से रोकने के लिए लोअर टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर का हम यूज़ करते हैं। चलो तीसरा पॉइंट देखो, वो ऑलरेडी मैं बता चुका था। थर्ड पॉइंट था एड एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHA दैट इज बुटलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक है BST दैट इज बुटलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। एक्चुअल में दोनों एंटीऑक्सीडेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। काम कैसे करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जरा समझो। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में ऐसा है कि अगर एक सब्सटेंस X है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन
प्रिवेंट करना है तो क्या करते हैं, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। और वो एंटीऑक्सीडेंट BHA हो सकता है, वो एंटीऑक्सीडेंट BHT हो सकता है। अब ये काम कैसे कर रहा है, चाहे आपने वहां BHA या BHT डाला है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, ये क्या करेगा, अगर उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन आता है ये एक्चुअल में खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारा वो सब्सटेंस जिसको हम ऑक्सीडेशन होने से रोकना था, बोले तो उसकी रेंसिडिटी प्रिवेंट करनी थी, वो इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस तरह से दूसरे सब्सटेंस जिसको हम ऑक्सीडाइज होना नहीं देना चाहते हैं उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होता है, बोले तो रेंसिडिटी प्रिवेंट होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, सबने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, पैकेट में हवा भरी रहती है, एक्चुअल में वो नॉर्मल ऑर्डिनरी हवा नहीं होती। क्योंकि चिप्स वगैरह जो है वो क्या है, वो पोटैटोज होते हैं जिसको क्या किया गया है, ऑयल फैट्स में फ्राइड किया गया है, तो उसका ऑक्सीडेशन होना स्वाभाविक बात है। तो क्या करते हैं, उस पैकेट के अंदर जो गैस होती है दैट इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, एक्चुअल में रिएक्ट नहीं करती है ऑयल एंड फैट के साथ, और इस तरह से क्या होता है, जब तक वो पैकेट के अंदर रहेगा तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर पैकेट अगर एक बार आप ओपन कर ले तो क्या होता है, पैकेट अगर एक बार ओपन कर दिया तो बहुत लंबे समय तक उसका खुला रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ऑर्डिनरी एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और ऑक्सीडाइज होके उसकी डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है। एंड द लास्ट इज कीप फूड अवे फ्रॉम द लाइट। क्योंकि लाइट देखो ना, एक तरह से लाइट वही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो क्या करना है कि अगर किसी चीज को रेंसिडिटी प्रिवेंट करना है तो एक तरीका ये भी है कि आप उसको लाइट से दूर रखें, बोले तो किसी डार्क प्लेस पे रखें। आपने कई तरह की मेडिसिन सिरप्स पे देखा भी होगा, बॉटल बहुत डार्क कलर का होता है ना, और उस पर लिखा भी रहता है कई मेडिसिन पे, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, है ना। तो चांसेस है कि उसका ऑक्सीडेशन होता होगा बहुत इजीली, इस तरह से उस पर इस तरह के मेजर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था। लास्ट पे थोड़ा सा बीच में वीडियो मैंने देखा रुक गया था, तो आई थिंक मैंने इसमें देखा तो ये 2 पॉइंट तक तो वहां कवर हो गए थे, तो 3 रह गए थे। चलो इसलिए मैंने सुबह बोला सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको अपलोड कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। ठीक है, और तुम लोग मुझे फीडबैक दे दोगे भाई कि ये सब कैसे हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई क्या कहते हैं चेंजेस है, कुछ आपको थोड़ा ऑड लगता है, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा नया है, तो अगर आपको लगता है कि कोई फीडबैक है तो आपको मुझे उसको देना चाहिए। क्लास वाले बच्चे क्लास में दे सकते हैं, मैं पूछूंगा ही, और जो अगर कोई देख रहा है इसको तो आइडली वो मुझे कमेंट पे फीडबैक दे सकता है। आपका फीडबैक में आइडली पॉजिटिवली ही रहेंगे और देखेंगे कि मेरे बस में होगा तो उन फीडबैक को फॉलो अप करेंगे। चलो इस एंड पे हम चैप्टर को एंड करते हैं। इसके क्वेश्चन बना लेना, कोई डाउट होगा डाउट पूछ लेना, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा नोट से पढ़ाया है, ये आपको पढ़ना है, बट इसके बावजूद भी आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स में बहुत सारे सवाल होते हैं, आपने जो पढ़ा उसका कैसे पता लगेगा कि आपको आया कि नहीं आया, वो तब आएगा जब आप बुक के सवाल बनाएंगे। ठीक है, चल इसको एंड करते हैं, ये थोड़ा सा रह गया था तो ये करना था। चलिए।